हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास फिफ्थ का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 15 है ये। और इसका नाम है नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो चलिए आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। और इस चैप्टर को हम नोट्स की हेल्प से समझेंगे। नोट्स में पहली बार देखिए सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, पॉइंट्स में होता है। साथ ही मैंने इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जो ऐसे टॉपिक हैं, जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें अच्छे से याद रखने हैं एग्ज़ाम के लिए, वो मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं येलो कलर से, जिससे आपको ये एकदम माइंड में ना पता है क्लिक करते हैं और हमें अच्छे से पता होता है अच्छा ये इंपॉर्टेंट है तो इसको हमें याद रखना है। तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो जल्दी से चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि चैप्टर का नाम है नेचुरल डिज़ास्टर। तो नेचुरल से हम क्या मतलब समझते हैं? नेचुरल से हम समझते हैं कुदरत यानी नेचर, जो चीज़ें हमें नेचर ने दी है। डिज़ास्टर यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमें परेशान करती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमें हमारी ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो और ये किसके थ्रू? नेचर के थ्रू। तो इन्हें हम नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स। और इसके साथ ही हम इस चैप्टर में जानेंगे कि इन सारी जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इनसे हम किस तरह से क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए अगर कुदरती कोई चीज़ हो रही है तो हम उसको रोक तो नहीं सकते, बट हाँ, क्या उसके बाद हम अपना बचाव करें या फिर उस टाइम पे किस तरह से हम बच सकते हैं, तो उसके कुछ टिप्स जो हैं वो इस चैप्टर में समझाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक नेचुरल डिज़ास्टर, पहली बात कि एक नेचुरल डिज़ास्टर एक तरह का क्लैमिटी होती है, एक तरह का कह सकते हैं कुदरती कहर होता है जो कि नेचर के थ्रू हमें फेस करना पड़ता है। यहाँ पे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, वॉल्केनिक इरप्शंस जो है एक्सेट्रा जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर्स में आते हैं। इन सभी से हमारे ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को काफ़ी डैमेज होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो है अर्थक्वेक। इसके बारे में जानते हैं। देखिए जब भी अर्थक्वेक आता है तो ग्राउंड शेक्स, यानी आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अर्थक्वेक आया है? यानी जब कभी भी ज़मीन आपकी शेक हो, यानी ज़मीन जो है या बिल्डिंग जो है हिल जाए, तो आप समझ जाइए कि अर्थक्वेक आया है। देखिए अर्थक्वेक क्या है? इज अ सडन ट्रेमर ऑन द अर्थ सरफेस। यानी अर्थक्वेक एक तरह के ट्रेमर मतलब झटके, ठीक है, सडनली एक तरह के झटके आते हैं जो अर्थ सरफेस पे महसूस किए जाते हैं। ये किसके थ्रू होते हैं, क्या इसका रीज़न है? तो मोमेंट्स डीप इनसाइड द अर्थ, यानी इनसाइड अर्थ के अंदर एक तरह के मोमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये झटके आते हैं। अगर सेवियर अर्थक्वेक देखें, यानी बहुत भयंकर अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो उससे बहुत ज़्यादा डेथ या वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होने का खतरा बना रहता है। एक ऐसा ही बहुत खतरनाक अर्थक्वेक जो था वो गुजरात में 26 जनवरी 2001 में आया था, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। स्टडी जो करते हैं अर्थक्वेक्स की, इसे हम सिस्मोलॉजी में इसको स्टडी करते हैं अर्थक्वेक्स को। यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया सिस्मोलॉजी, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी, यानी अर्थक्वेक की जो स्टडी की जाती है उस स्टडी को हम सिस्मोलॉजी के नाम से बुलाते हैं। अब क्या आता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि रिकॉर्ड करता है कि कितना ज़्यादा लैंड जो है शेक हुआ यानी हिला, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके बाद जो इंटेंसिटी यानी अर्थक्वेक कितनी स्पीड का था, कितना खतरनाक था, तो वो हम रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। और रिक्टर स्केल पे इसका जो मेजरमेंट होता है वो 1 से 10 तक होता है। इसके बाद अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी आप मान लो 6 या इससे ऊपर की जो होती है, उस तरह के जो अर्थक्वेक होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी खतरनाक होते हैं। इसके बाद आते हैं प्रिकॉशंस पे, यानी क्या किस तरह से अपना बचाव कर सकें अर्थक्वेक्स के टाइम पे। तो सबसे पहली बात कि रन आउट ऑफ द बिल्डिंग इमिडिएटली। अगर थोड़े से भी झटके महसूस होते हैं, अर्थक्वेक के शिफ्ट लगता है कि हाँ अर्थक्वेक है, तो तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर आप बाहर निकलने में अनेबल हैं तो कम से कम ये कर सकते हैं कि किसी टेबल के अंदर आप मतलब अपने आप को कर लें, जिससे कि आपको शेल्टर मिल सके और ऊपर से कोई चीज़ आपके सर पे या कहीं भी ना लगे आपको। और इसके साथ ही डू नॉट एंटर एनी बिल्डिंग इवन आफ्टर द अर्थक्वेक स्टॉप। इसके साथ ही अगर अर्थक्वेक रुक भी जाए उसके बाद भी काफ़ी देर तक आपको वेट करना चाहिए, किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अर्थक्वेक अगर बहुत बड़ा मतलब रिक्टर स्केल पे अगर 6 से अबव की इंटेंसिटी पे कोई अर्थक्वेक आया तो उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी आते रहते हैं, यानी बाद में भी धरती जो है वो शेक होती रहती है, इवन सेवरल डेज तक भी।
तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की है कि एकदम से तुरंत बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए अर्थक्वेक के एकदम बाद। इसके बाद आते हैं हम नेचुरल डिज़ास्टर, यानी सेकंड नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो है फ्लड्स। इसे हम हिंदी में बाढ़ कहते हैं। तो समटाइम आपने देखा होगा कि नदियों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, और ये जो पानी है धीरे धीरे जो नदियों का किनारा है, बैंक्स मतलब किनारा, तो उन किनारों पे भी आने लगता है, और इस वजह से जो वाटर है ओवरफ्लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है और नियर बाई लैंड ज़मीन पे भी आ जाता है, जिससे कि बाढ़ आने के खतरे पूरे, मतलब एक बाढ़ आ जाती है। इससे फ्लड से जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें लगी होती हैं, रोड्स में पानी भर जाता है, बिल्डिंग्स में भी पानी भर जाता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई भी रुक जाती है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन भी रुक जाता है, और साथ ही जो शॉर्टेज ऑफ फूड है, पीने का पानी है, शेल्टर, इन सब में, क्योंकि घरों में तो पानी भर जाता है, तो इस तरह के से हर जगह जब पानी भर जाता है तो इसको हम फ्लड कहते हैं। और ये एक तरह की अनहाइजेनिक कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं, जैसे कॉलेरा, डायरिया, मलेरिया, ये फैल जाती हैं। इस वजह से बहुत सारे पीपल और एनिमल्स भी यहाँ तक कि डूब के, और हंगर यानी भूखमरी, थ्रस्ट, एक तरह से आप कह सकते हो प्यास की वजह से और डिजीज़ की वजह से बहुत लोग मर जाते हैं। फ्लड की वजह से वाटर जो ब्रिंग्स विद इट न्यू सॉइल फ्रॉम द हिल्स। फ्लड से ये भी होता है कि जो न्यू सॉइल है एक तरह से हिल्स से वो आती है, इट स्प्रेड्स आउट ओवर द लैंड, वो लैंड पे पूरी स्प्रेड हो जाती है। व्हेन देयर आर फ्लड्स एंड मेक्स द लैंड मोर फर्टाइल, तो बाढ़ जब आती है तो एक तरह से एक प्लस पॉइंट छोटा सा ये हो सकता है, होता है कि पहाड़ों से नई मिट्टी आती है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसके बाद देखिए कुछ स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स हैं, लाइक उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फ्लड्स जो है, बाढ़ वो काफ़ी आती रहती है। प्रिकॉशंस में देख लेते हैं तो कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो हमेशा न्यूज़ वगैरह देखते रहिए, न्यूज़पेपर्स में इस तरह की वार्निंग्स आती हैं, रेडियो में, टेलीविज़न में। अगर फ्लड आती है तो प्रिपेयर, अपने आप को तैयार रखिए कि आप हाउस के सेफर प्लेस जो है, मतलब ऊंचे थोड़ा सा हाइयर ग्राउंड पे पहुंच जाइए। साथ ही हाई इम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्टेड अलोंग रिवर्स इन अ पॉपुलेटेड एरियाज, जहाँ पे पॉपुलेटेड यानी जाने जहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहती है, जहाँ पे ज़्यादा बसावट है, लोग रहते हैं, तो वहाँ पे नदियों के किनारे हाई सीमेंटेड की थोड़ी सी बाउंड्री वॉल बनानी चाहिए, जिससे कि पानी जल्दी से ना आ पाए। ट्रीज स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ वाटर करंट्स, के साथ ही ट्रीज होने चाहिए जो कि कहीं ना कहीं जो स्पीड है उसको थोड़ा सा स्लो करे। साथ ही जो डैम्स हैं, बिल्ट ओवर रिवर्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट फ्लड्स, इसके साथ ही डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, जिससे कि वाटर का जो फ्लो है उसको रोका जा सके और फ्लड को रोका जा सके। इसके बाद आते हैं साइक्लोन्स पे। तो देखिए कोस्टल एरियाज जो है वो ऑफन फेस द फेरी ऑफ साइक्लोन्स। तो कोस्टल एरियाज में एक तरह से फेरी मतलब होता है रोश, यानी साइक्लोन्स का गुस्सा बहुत बार देखने को मिलता है कोस्टल एरियाज, यानी समुद्र के किनारे वाला एरिया। साइक्लोन क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक तरह से आप समझो कि विंड होती है जिसमें हैवी रेनफॉल भी साथ में आता है। एक स्ट्रॉन्ग विंड ऑफन कॉजेस हाई वेव्स, एक बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से हाई वेव्स, यानी पानी जो समुद्र है उसमें बहुत हाई वेव्स आती हैं, जिन्हें हम टाइडल वेव्स कहते हैं सी में, विच लीड टू फ्लडिंग ऑफ द कोस्टल एरिया, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज में बाढ़ आ जाती है। इंडियन स्टेट्स में बात करें तो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र है, जो काफ़ी बार साइक्लोन्स और फ्लड्स के चपेट में आते रहते हैं। प्रिक्वेशन हम यही कर सकते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम जो कि प्रिडिक्ट करते हैं कि साइक्लोन्स आने वाले हैं, वो वार्न करते हैं पीपल को एडवांस में कि कोई समुद्र के किनारे का जो एरिया है वो छोड़ के सेफ एरियाज में चले जाइए। तो टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स में ये खबरें टेलीकास्ट हो जाती हैं। टेकिंग केयर की बात करें तो आर्मी जो है ऑफन कॉल्ड, इस तरह से अगर कभी कुछ सीन हो जाता है तो आर्मी को बुलाया जाता है, जो कि लोगों को इवैक्यूएट यानी इस तरह की कठिन परिस्थितियों से निकाल के सेफ जगहों पे पहुंचाती है जो साइक्लोन से पीड़ित हो जाते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज भी हैं, जैसे रेड क्रॉस, वो रिलीफ कैंप्स बनाती हैं ऐसे डिस्प्लेस्ड पीपल, क्योंकि इनका घर तो बाढ़ में तबाह हो जाता है, तो इनको नए घरों में या फिर कुछ दिन के लिए टेंट्स वगैरह में, रिलीफ कैंप्स में भेजा जाता है, जहाँ पे इन्हें फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर पे, जो है ड्रॉट यानी अकाल पड़ जाना। तो फ्लड का अपोजिट ही समझिए, फ्लड में बहुत सारा पानी भर जाता है और ड्रॉट में क्या होता है कि पानी
यानी बारिश ही नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो समर्स जो हैं हमारी, जो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और बहुत कम रेनफॉल यानी कम बारिश होती है। समटाइम्स हमने ये भी देखा है कि जब मानसून का सीज़न होता है कुछ रीजन में, तो वहाँ बारिश ही नहीं आ पाती, जिसकी वजह से नदियाँ तालाब सब सूख जाते हैं और फसलें भी उग नहीं पाती यानी ख़राब हो जाती हैं। लाइफ स्टॉक अगर हमारा एनिमल देखें पूरे, तो वो भी एक तरह से धीरे धीरे ख़त्म होने जाते हैं, क्योंकि उनको भी चारा, जो फॉडर है यानी चारा जो है, जो वो उन्हें खाने को नहीं मिल पाता है, वाटर नहीं मिल पाता। तो ऐसी कंडीशन को हम ड्रॉट कहते हैं। इंडिया के मोस्ट पार्ट्स अगर देखें स्टेट्स, तो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, गुजरात, ओडिशा और राजस्थान, ये ऐसे एरियाज हैं प्रॉन टू ड्रॉट, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अकाल पड़ने की संभावना होती है, पड़ते ही पड़ता है। इन सेवरल ड्रॉट्स अगर बहुत ज़्यादा देखें तो सेवरल ड्रॉट्स में तो ये भी दिखाएंगे कि बहुत सारी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड, क्योंकि खाना ही नहीं मिलता खाने को। इस तरह के कंडीशन को हम फेमाइन कहते हैं। इसके बाद आते हैं वाइड स्प्रेड डिजीजेज। कभी कभी वाइड स्प्रेड डिजीजेज भी स्प्रेड हो जाती है, जिसके से एपिडेमिक्स की कंडीशन आ जाती है। प्रिवेंशन देख ले तो एफॉरेस्टेशन जो है यानी पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, ये एक तरीका है जिससे कि रेनफॉल ज़्यादा हो और इस तरह का जो ड्रॉट है वो की कंडीशन में हम फेस ना करें। साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग यानी पानी को बचा के रखें, अंडरग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हो, तो इससे भी जो है ड्रॉट से कहीं ना कहीं हम अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर है सुनामी। सुनामी देखिए क्या है, एक सीरीज ऑफ वेरी हाई वेव्स हैं क्रिएटेड बाय सम डिस्टर्बेंस अंडर द सी, सच एज अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस और लैंडस्लाइड्स। यानी समुद्र में बहुत तेज एक तरह की हाई वेव्स बनती हैं। और ये क्यों बनती हैं? क्योंकि अंडर वाटर समुद्र के अंदर शायद अर्थक्वेक आया है, या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, या फिर लैंडस्लाइड्स। तो इन तीनों के वजह से कहीं ना कहीं समुद्र में जो लहरें हैं वो बहुत ही हाई वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। अगर वेव्स की बात करें तो सुनामी है जो रेंज हाइट ले लें तो 1 मीटर से 20 मीटर्स और इससे ज़्यादा की भी हाई वेव्स आ सकती हैं सुनामी में। ये बहुत फास्ट 100 किलोमीटर्स/आवर की स्पीड से ये चलती हैं। और सुनामी जो हिट किया था सेवरल कंट्रीज ऑफ साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, इसने 26 दिसंबर 2004, तो 2004 में सुनामी एक तरह से ये नेचुरल डिज़ास्टर साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने फेस की थी, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके बाद आते हैं रिलीफ वर्क ड्यूरिंग अ नेचुरल क्लैमिटी, यानी इस तरह के नेचुरल जब डिज़ास्टर आते हैं तो किस तरह से रिलीफ यानी गवर्नमेंट की तरफ से क्या सुविधाएं प्रोवाइड होती हैं। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है रिलीफ वर्क फॉर द विक्टिम्स ऑफ अ नेचुरल क्लैमिटी, यानी ऐसे लोग जो इस तरह के आपदाओं से पीड़ित होते हैं, नेचुरल कुदरती आपदाओं से, तो उनको रिलीफ वर्क जो है ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अलावा भी बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओज़ हैं जो हेल्प करती हैं लोगों की इस तरह के आपदाओं में, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस, इसके साथ ही हम सबकी भी ड्यूटी है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेंट्री वर्क करें, यानी अपनी स्वेच्छा से अपनी खुद की मर्ज़ी से कंट्रीब्यूट करें इन लोगों के लिए। जैसे यहाँ पे दिया है, लिखा है लास्ट पॉइंट में कि हम मनी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फूड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा स्पेलिंग आप देख लेना। साथ ही हम क्लोथ्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं एजेंसीज़ को, जो एजेंसीज़ इन कामों में रिलीफ वर्क में लगी हैं, तो हम अगर उनको कंट्रीब्यूट करें तो वो एजेंसीज़ जो हैं हमारी चीज़ों को जो हमने कंट्रीब्यूट किया है उनको उन लोगों तक पहुंचा देंगे जो इनको बहुत ज़रूरत है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एग्ज़ाम टाइम पर आप अपने खुद के वर्ड्स में भी आंसर्स लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे, बल्कि आपका आंसर बहुत अच्छा लगता है और आपका जो मीनिंग होता है तो वो टीचर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो आप समझा दोगे जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए चैप्टर। तो थैंक यू एवरीवन।